हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और ये एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ चुका है। और आप लोगों ने जितना पढ़ाई आज तक किया है उसको जांचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्विज के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग स्पीड गेन करें और कितने क्वेश्चन हम लोग सही कर पाते हैं, ये हम लोग को जांचना होगा अपने आप को। अगर कोई कमी है तो इसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएंगे और कितने सही कर पाएंगे और कितने गलत हैं और क्या इसमें खामियां हैं, उसको दूर करने का यही टाइम है। तो डीएस एकेडमी चैनल पे आप लोगों को 10 मिनट की वीडियो मिलेगी जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और आप लोग पूरा का पूरा ये वीडियो देखिए। अगर आपको ये जानकारी और ये क्वेश्चन पसंद आते हैं और आपको अगर जानकारी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप बताइए कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो पहला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ओजोन परत को नष्ट करता है? दोस्तों, इन रसायनों में से आपको बताना है कि किससे ओजोन परत को हानि होती है और ओजोन परत को नष्ट करता है। इन 4 ऑप्शनों को देखिए। पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा ऑप्शन है कार्बन और तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन और चौथा ऑप्शन है सिलिकॉन। अगर आप लोगों को वीडियो के स्पीड में कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। जो दोस्तों क्लोरीन जो होता है, जब क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु समताप मंडल में ओजोन के संपर्क में आते हैं तो वे ओजोन अणुओं को नष्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? तो वो ओजोन अणुओं को नष्ट कर देते हैं। ये क्लोरीन जो होता है वो परमाणु स्ट्रेटोस्फीयर से निकलने से पहले 1 लाख से अधिक ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। तो क्लोरीन जो है 1 लाख से अधिक ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो पहला ऑप्शन है आयात अधिशेष, दूसरा विकल्प है आयात में कमी, तीसरा है निर्यात में कमी और चौथा है निर्यात अधिशेष। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्यात अधिशेष। दोस्तों, औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक बड़े निर्यात अधिशेष की पीढ़ी थी। इस अधिशेष ने हमारी अर्थव्यवस्था को भारी लागत दी। घरेलू बाजार में कई आवश्यक वस्तुएं जैसे खाद्यान्न, कपड़े, मिट्टी के तेल आदि की उपलब्ध नहीं थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि तीसरा प्रश्न है कि वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था? दोस्तों, आपको बताना है कि वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था। तो पहला विकल्प है हवा महल, दूसरा विकल्प है लेह पैलेस और तीसरा विकल्प है मट्टनचेरी पैलेस और चौथा विकल्प है मैसूर पैलेस। दोस्तों, ये जनरल अवेयरनेस के से क्वेश्चन हैं सारे, जो आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 50 इनकी संख्या होती है, इसलिए सारे क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको बताना है 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था। दोस्तों, हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने वर्ष 1799 में करवाया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों, चौथा प्रश्न है, दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान वास्तुकला की उपलब्धियों के रूप में स्पष्ट करता है? दोस्तों, आपको बताना है। तो पहला विकल्प है शाहजहां, दूसरा विकल्प है अकबर, तीसरा विकल्प है जहांगीर और चौथा विकल्प है औरंगजेब। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की उपलब्धियों के रूप में खड़े हैं। दोस्तों, ये जितने सारे क्वेश्चन हैं ये सेलेक्टेड हैं, इसलिए आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसे लगे।
दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। दोस्तों आपको बताना है कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। दोस्तों पहला विकल्प है एनसी, दूसरा विकल्प है अमेजन, तीसरा विकल्प है नील और चौथा विकल्प है यांगत्से। तो इसका सही जवाब आपको बताना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यांगत्से। दोस्तों यांगत्से नदी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी और 6300 किलोमीटर की लंबाई वाली एशिया की सबसे लंबी नदी है। और अन्य लंबी एशियाई नदियाँ 5464 किलोमीटर की पीली नदी और 4909 किलोमीटर की मेकंग नदी और 2900 किलोमीटर की लंबाई वाली ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ हैं। दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन है, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज़ महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों आपको बताना है कि आगरा में यमुना नदी के किनारे पत्नी मुमताज़ महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो पहला विकल्प है औरंगजेब, दूसरा विकल्प है अकबर और तीसरा विकल्प है जहांगीर और चौथा विकल्प है शाहजहां। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। दोस्तों ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज़ महल के लिए एक मकबरे के रूप में करवाया था, जिसकी मृत्यु बच्चे के जन्म देते हुई थी। और मुमताज़ का जो पहले का नाम था अजुर्ता बानो बेगम था नाम। तो दोस्तों क्विज से क्या फ़ायदा होता है कि हमें स्पीड गेन करने की अभ्यास होती है, हम लोगों का स्पीड जो होता है वो गेन होता है, बढ़ता है। इसलिए हम लोगों को क्विज करना चाहिए और क्विज से बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो छोटी छोटी गलतियां होती है वो क्विज में पाई जाती हैं, आत्मविश्वास आता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर का प्रश्न है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। दोस्तों कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। तो पहला विकल्प है राइन, दूसरा विकल्प है डेन्यूब और तीसरा विकल्प अमेजन और चौथा विकल्प है वोल्गा। दोस्तों कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डेन्यूब। जो डेन्यूब नदी है वो अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। यह जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया और स्लोवाकिया से होकर गुजरती है। कौन, डेन्यूब नदी। दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन है, को एक्सरे की खोज के लिए किसको, आपको बताना है किसको एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों आपको बताना है इसका सही जवाब। तो पहला विकल्प है विलियम रॉटगन, दूसरा विकल्प है विलियम थॉमसन और तीसरा विकल्प है लुई पास्चर और चौथा विकल्प है विलियम क्रूक्स। दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है, तो इसका सही जवाब होगा विलियम रॉटगन। 1901 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार को विलियम कॉनराड रॉटगन ने को असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए सम्मानित किया गया था, जिसे उन्होंने उनके नाम पर उल्लेखनीय किरणों की खोज के द्वारा प्रदान किया गया था ये नोबेल पुरस्कार। दोस्तों सेकेंड लास्ट प्रश्न है ये, पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्रग्रह के टकराने से डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्रग्रह टकराने से डायनासोर के विलुप्त हो गए, ये किसके द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है ये। तो पहला विकल्प है विलियम रॉटगन, दूसरा विकल्प है लुई अल्वारेज और तीसरा विकल्प है हेनरी मोसले और चौथा है विलियम क्रूक्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लुईस अल्वारेज। तो दोस्तों डायनासोर की मौत के लिए सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक अल्वारेज परिकल्पना है, जिसका नाम पिता पुत्र और डुओ लुईस और वाल्टर अल्वारेज के नाम पर रखा गया है। 1980 में इन दो वैज्ञानिकों ने इस धारणा का प्रस्ताव रखा कि एक उल्कापिंड का आकार 66 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर आया, जिससे वायुमंडल गैस, धूल और मलबे से भर गया, जिसने जलवायु को बहुत बदल दिया। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है कि किसको उनके शासनकाल के दौरान आर्किटेक्ट किंग कहा जाता था और विश्व इस मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति के अनूठे विकास का साक्षी है। दोस्तों बताना है कि आपको कि किसके शासनकाल के दौरान आर्किटेक्ट किंग कहा जाता था और विश्व इस मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति के अनूठे विकास का साक्षी है। दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है। तो पहला विकल्प है शाहजहां, दूसरा विकल्प है जहांगीर, तीसरा विकल्प है औरंगजेब और चौथा विकल्प है अकबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। शाहजहां के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, लगभग 100 वर्षों की अद्वितीय समृद्धि और शांति के कारण था। परिणाम स्वरूप इस शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति के अद्वितीय विकास को देखा। शाहजहां को वास्तुकार का राजा कहा जाता है। दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहे, उसके लिए थैंक यू।
आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको ऐसी ही जानकारी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।